नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर हम ऐसी टीम बनाएंगे सबको रैंक 1 दिलवाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के एक ऐसे मुकाबले की जो कि खेला जाएगा इस सीजन की दो सबसे सक्सेसफुल टीमों के बीच। और आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं कोलकाता और राजस्थान की। 16 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा यह महामुकाबला। और हर फैंस को, हर क्रिकेट प्रेमी को इस मुकाबले का बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जो टीम इस मुकाबले को जीत लेगी वो पॉइंट्स टेबल में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लेगी, प्लेऑफ्स की तरफ जो है अपने कदम को और मजबूती से बढ़ाने में कामयाब होगी। इस मैच से जुड़े दिलचस्प रिकॉर्ड्स, आंकड़े, स्टैट्स और वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको ड्रीम 11 टीम बनाने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो से चिपक जाइए और इसके अलावा ऐसे ही वीडियो को और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिल सके और आपको ड्रीम 11 टीम बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि हम वहां पर मैच के बाद लाइव टीम डालते हैं। अगर हमको लगता है इस टीम में थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है तो वो हम करते हैं और उसको हम डालते हैं लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और पाइए एकदम परफेक्ट टीम। चलिए मैच पर वापस आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 360 डिग्री रिव्यू में पिच रिपोर्ट की। तो मैं आपको बता दूं, ईडन गार्डन्स की जो विकेट है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट कही जाती है। यहां पर बल्लेबाजी बहुत आसान नजर आती है। बल्लेबाज आसानी से गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजते नजर आते हैं। और यहां का जो मैदान का डायमेंशन है, आउटफील्ड है, वो बहुत तेज है और मैदान छोटा है, जिससे गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा चुनौती रहती है। गेंदबाजों को अगर यहां पर विकेट निकालने हैं तो उनको सही लाइन और सही लेंथ पकड़कर रखनी होगी। टेस्ट मैच लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, तब जाकर उनको विकेट मिल सकते हैं। अदरवाइज यहां पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है। चलिए मैं आपको पिच रिपोर्ट थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली वे में बताता हूं, आंकड़ों के हिसाब से बताता हूं, जिससे हमको और आपको दोनों को अंदाजा लगेगा कि यहां की जो पिच है वो किस तरह का बिहेव करने वाली है। ईडन गार्डन्स के मैदान पर हुए आखिरी 4 मैचों की बात करें तो यहां पर 14 अप्रैल 2024 को लखनऊ और कोलकाता के बीच मुकाबला खेला गया था। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 161 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता ने महज 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। तेज गेंदबाजों ने 7 और स्पिनर्स ने 2 विकेट अपने नाम किए थे। 23 मार्च 2024 को यहां पर कोलकाता और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया। बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन बनाए, 7 विकेट गंवाकर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 विकेट खोकर 204 रन बनाए थे और मुकाबले को हार गई थी। तेज गेंदबाजों ने 9 और स्पिनर्स ने सिर्फ 3 विकेट अपने नाम किए थे। 20 मई 2023 को यहां पर लखनऊ और कोलकाता के बीच मुकाबला हुआ। लखनऊ ने 8 विकेट खोकर 176 रन बनाए और कोलकाता ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। मुकाबले को 1 रन से हार गई थी। तेज गेंदबाजों ने 7 और स्पिनर्स ने भी 7 विकेट अपने नाम किए थे। और 11 मई 2023 को यहां पर जो मुकाबला हुआ था उसमें कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट खोकर 149 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान ने सिर्फ 1 विकेट खोकर मुकाबले को जीत लिया था। तेज गेंदबाजों ने 4 और स्पिनर्स ने भी 4 विकेट अपने नाम किए थे। तो इस पूरे लेखे जोखे से हमको यह पता चलता है कि यहां पर जो पिच है वो बैटिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। हाई स्कोरिंग मुकाबले यहां पर देखने को मिलते हैं। तेज गेंदबाज एज कंपेयर टू स्पिनर से ज्यादा यहां पर जो सफल है वो देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे ध्यान जरूर रखेंगे जब हम टीम बना रहे होंगे। तो दोस्तों, पिच रिपोर्ट को स्टैटिस्टिकली जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालेंगे। यहां पर मैं दोनों के ओवरऑल रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा और दोनों के ईडन गार्डन्स पर क्या आंकड़े हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम दोनों के ओवरऑल रिकॉर्ड्स को जान लेते हैं। राजस्थान और कोलकाता के बीच अब तक कुल 28 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों के बीच बहुत नेक टू नेक फाइट देखने को मिलती है। कोलकाता ने 14 और राजस्थान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं। यानी कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो बहुत ज्यादा दिलचस्प और मनोरंजक क्रिकेट देखने को फैंस को मिलती है। इसके अलावा बात करें ईडन गार्डन्स के मैदान पर हुए दोनों के बीच मुकाबले में तो यहां पर कोलकाता का जो पलड़ा है वो भारी देखने को मिलता है। 10 में से 6 मुकाबले कोलकाता ने जीते हैं और सिर्फ 3 मुकाबले यहां पर राजस्थान की टीम ने जीते हैं। यानी कि कोलकाता अपने घर पर राजस्थान के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है और यही चीज हमको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट 5 मैचेस की, जिससे हमको पता चलेगा दोनों की रिसेंट फॉर्म के बारे में। ये मैं आपको ओवरऑल भी बताऊंगा और एक दूसरे के खिलाफ जो आखिरी 5 मैच रहे हैं उसके नतीजे भी बताऊंगा। लेकिन हम सबसे पहले नजर डालेंगे दोनों के ओवरऑल आखिरी 5 मैचों के नतीजों पर। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों के आखिरी जो 5 मैच रहे हैं ओवरऑल वो लगभग एक जैसे रहे हैं। आखिरी 5 में से राजस्थान ने 4 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 1 हारा है। और यही सेम सिनेरियो कोलकाता का भी बनता नजर आया है। उन्होंने भी आखिरी 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ
1 में उनको हार मिली है। अब इसको एक और एंगल से मैं आपको बताता हूं कि जो दोनों टीमें मैच हारी हैं वो उनका आखिरी से एक मुकाबला पहले का था, यानी दोनों टीमें आखिरी से एक मुकाबला जो पहले था वो हारी थी और उसके बाद उन्होंने लगातार उससे 3 मैच जो है वो जीते थे और आखिरी मैच दोनों टीमें जीतकर आ रही हैं। दोनों के एक दूसरे के खिलाफ आखिरी 5 मैचों की बात कर ले तो यहां पर भी सिचुएशन लगभग सेम नजर आती है। कोलकाता की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं और राजस्थान ने आखिरी 5 में से कोलकाता के खिलाफ 3 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 2 हारे हैं। दिलचस्प यह है कि आखिरी जो मुकाबला हुआ था दोनों के बीच उसमें राजस्थान की टीम ने बाजी मार ली थी। तो ओवरऑल आंकड़े अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो वो कोलकाता के पक्ष में है। घर पर कोलकाता मजबूत है, लेकिन आखिरी 5 मैचों की ओवरऑल और रीसेंट एक दूसरे के खिलाफ की बात करें तो यहां पर राजस्थान पलड़ा जो है उनका भारी नजर आता है। ऐसे में ये तय कर पाना, ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी। हालांकि क्योंकि कोलकाता अपने घर पर खेल रही है और मेरा मानना है कि जोस बटलर और रवि अश्विन शायद इस मुकाबले में खेलते नजर नहीं आएंगे क्योंकि दोनों चोटिल हैं। तो ऐसे में कोलकाता का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी नजर आता है और मैं यहां पर कोलकाता की टीम को फेवरेट्स मानकर चल रहा हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं जिससे हमको काफी कुछ आइडिया मिलेगा और अपनी टीम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम जानेंगे कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो कौन से वो 4 बल्लेबाज है और 4 गेंदबाज है जो बहुत शानदार परफॉर्म करते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस बनकर सामने आते हैं। तो कोलकाता और राजस्थान के बीच जब मुकाबले हुए हैं तो सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे संजू सैमसन जिन्होंने 388 रन बनाए हैं और वो नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर बटलर हैं जिन्होंने 286 रन बनाए हैं और नंबर 3 पर नीतीश राणा है जिन्होंने 224 रन बनाए हैं। हालांकि बटलर और नीतीश राणा का खेलना इस मुकाबले में तय नहीं है क्योंकि बटलर चोटिल है और नीतीश राणा लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। गेंदबाजों की बात करें तो नरेन ने 12 विकेट लिए हैं, नंबर 1 पर है। रसेल और वरुण 7 विकेटों के साथ नंबर 2 और 3 पर बने हुए हैं, यानी कि रसेल का बल्ला भी गरजता है और गेंदबाजी में भी वो कमाल दिखाते हैं राजस्थान के खिलाफ और ये पॉइंटर, ये फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा टीम बनाने के लिहाज से। तो दोस्तों मैंने 360 डिग्री रिव्यू का जो विश्लेषण है वो कंप्लीट कर लिया है। हमको स्टैटिस्टिकली सारे आंकड़े पता चल चुके हैं। अब हम नजर डालेंगे दोनों टीमों की लाइकली प्लेइंग 11 पर, यानी कि कौन से खिलाड़ियों के साथ ये दोनों टीमें इस मैच में उतर सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता की टीम फिल सॉल्ट, नरेन, अंगा कृष्णा, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा के साथ इस मैच में उतर सकती हैं। इनकी टीम में चेंजेस की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है इस मुकाबले के लिए। बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो इनकी टीम में यशस्वी जायसवाल, तनुष, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमेयर, रोवमैन पॉवेल, केशव महाराज, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान और इसके अलावा युजवेंद्र चहल खेलते नजर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जोस बटलर और रवि अश्विन दोनों चोटिल है तो शायद वो इस मुकाबले में ना खेले क्योंकि टीम मैनेजमेंट पूरा उनको मौका देना चाहेगा फिट होने का, क्योंकि आने वाला जो मुकाबले हैं वो राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैं आपको एक एक करके इन पूरे 22 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा इस परफॉर्मेंस ट्रैकर के जरिए, जिसमें हम उनके रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड के आंकड़ों पर गौर करेंगे और उसके लिहाज से हम ये परखेंगे कि किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करना है और किसको हमको बाहर कर देना है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो मैं यहां पर विश्लेषण करूंगा, जो मैं परफॉर्मेंस को ट्रैक करूंगा, वो मैं विकेट कीपर वर्सेस विकेट कीपर, बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन, ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर और बॉलर वर्सेस बॉलर के हिसाब से करूंगा। सबसे पहले नजर डालेंगे विकेट कीपर्स पर। तो यहां पर कोई अदर चॉइस नजर नहीं आती। फिल सॉल्ट के सीधा मुकाबला होगा संजू सैमसन से। दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल सॉल्ट की बात करें तो आखिरी 5 मैचों में इन्होंने 89, 0, 18, 30 और 54 रनों की पारी खेली है। वहीं इनको अब तक राजस्थान के खिलाफ एक मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला है, इसलिए यह खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में चल रहा है। आपने देखा होगा कि लगभग हर मुकाबले में इन्होंने अच्छी पारी खेली है, इसलिए यह खिलाड़ी आपकी टीम में होने के लायक बनते हैं। बात करेंगे संजू सैमसन की, जो कि कप्तानी भी कर रहे हैं, विकेट कीपर की भूमिका भी निभा रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है। इन्होंने आखिरी 5 मैचों में 18, 68, 69, 12 और 15 का स्कोर किया है, यानी मैच दर मैच इनकी परफॉर्मेंस में और ज्यादा निखार देखने को मिला है। और कोलकाता के खिलाफ भी इन्होंने 15 मैचों में 388 रन बनाए हैं, जो दिखाता है कि रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छी है। कोलकाता के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, इस लिहाज से संजू सैमसन भी आपकी टीम में होने चाहिए, यानी दोनों विकेट कीपर्स के साथ आप इस मुकाबले में जा सकते हैं। बात करेंगे बल्लेबाजों की। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल की। श्रेयस अय्यर ने आखिरी 5 मैचों में 38, 34, 18, 39 और 0 का स्कोर किया है। श्रेयस अय्यर अच्छे रन तो बना रहे हैं, लेकिन इनका जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा यहाँ पर शंका के गलियारे और सवालों के घेरे में है। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि ये 35 से 40 रन हर मैच में बना रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इनका जो परफॉर्मेंस है राजस्थान के खिलाफ
वो बहुत शानदार है। 2 मैचों में इन्होंने उनके खिलाफ 119 रन बनाए हैं, जो दिखाता है रिसेंटली भी इनकी फॉर्म अच्छी रही है और इन्होंने राजस्थान के खिलाफ भी काफी अच्छी पारियां खेली हैं। इसलिए अय्यर को भी आप टीम में शामिल जरूर कर लीजिए। श्रेयस अय्यर के बाद अब हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की, जिनका टूर्नामेंट स्टार्टिंग में काफी फीका नजर आ रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। आखिरी 5 मैचों में इन्होंने 39, 24, 0, 10 और 5 का स्कोर किया है। वहीं कोलकाता के खिलाफ इन्होंने 3 मैचों में 120 रन बनाए हैं। जायसवाल को यहां पर मैं मौका देना चाहूंगा क्योंकि बैटिंग पिच होगी, एकदम फ्लैट ट्रैक होगा और ये बल्लेबाजी विकेट होगी जो कि यशस्वी जायसवाल को बहुत ज्यादा सूट करने वाली है। इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। बात करेंगे वेंकटेश अय्यर और सिमरन हेटमायर की, तो वेंकटेश अय्यर ने आखिरी 5 मैचों में 3, 5, 50 और 7 का स्कोर किया है और इससे पहले वाले मैच में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था और इन्होंने राजस्थान के खिलाफ 2 मैचों में 101 रन बनाए हैं। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि काफी लंबे समय से ये आउट ऑफ फॉर्म भी चल रहे हैं। इसके अलावा इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, कभी इनको ऊपर उतारते हैं, कभी इनको नीचे उतारते हैं, जो दिखाता है कि कप्तान का भरोसा इन पर कम है। और जब किसी कप्तान का भरोसा किसी खिलाड़ी पर कम होता है तो उसको हमको अवॉइड कर देना चाहिए, टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। हेटमायर की बात कर लेते हैं तो इन्होंने आखिरी 5 मैचों में 27, 13, 11, 14 का स्कोर किया है। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। वहीं कोलकाता के खिलाफ इन्होंने 3 मैचों में महज 53 रन बनाए हैं। हेटमायर को हालांकि बैटिंग बहुत नीचे मिल रही है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी प्रभाव छोड़ा है, पूरी तरीके से सफल रहे हैं वो। मैं इस खिलाड़ी के साथ रिस्क लेना चाहूंगा और इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहूंगा। अय्यर को हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंग कृष्ण रघुवंशी और रोवमैन पॉवेल की। दोनों खिलाड़ी वैसे तो अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन हम इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। रघुवंशी ने आखिरी 5 मैचों में 7, 24, 54, 8 रनों का स्कोर किया है। एक में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने स्टार्टिंग तो बहुत धमाकेदार तरीके से की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू नहीं किया और थोड़ा सा स्ट्रगल करते हमको नजर आए हैं। अब तक राजस्थान के खिलाफ इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है। अंग कृष्णा रघुवंशी के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं रोवमैन पॉवेल के स्टैट्स पर, जिन्होंने आखिरी 5 मैचों में 11, 2, 12, 30 और 28 का स्कोर किया है। यानी इनकी फॉर्म बहुत ही खराब चल रही है। स्टार्ट इनको हर मैच में मिला, लेकिन उस स्टार्ट को इन्होंने बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि इनको बहुत ही कम गेंद जब रह जाती है तब बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में ज्यादा मौके इनको मिलने नहीं वाले, इसलिए इस खिलाड़ी को ड्रॉप करना ज्यादा बेटर हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे आंद्रे रसेल और रियान पराग की। रसेल ने आखिरी 5 मैचों में बल्ले से 10, 41, 64 रनों की पारी खेली है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि 2 मैचों में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली है। गेंदबाजी की बात कर लें तो इन्होंने इससे पहले वाले मैच में 1, उससे पहले 0, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले वाले दोनों मैचों में 2-2 विकेट निकाले थे। यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने राजस्थान के खिलाफ 13 मैचों में बल्ले से 180 और गेंदबाजी में 7 विकेट चटकाए। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनको टीम में शामिल जरूर करना चाहिए। बात करें रियान पराग की तो इस समय बहुत बेहतरीन लय में है, बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। मेरा मानना है कि अपने करियर की सबसे बेस्ट फॉर्म से ये खिलाड़ी गुजर रहे हैं। इन्होंने आखिरी 5 मैचों में बल्ले से 23, 76, 4, 54 और 84 रनों की पारी खेली है। गेंदबाजी में सिर्फ एक मैच में इनसे गेंदबाजी कराई गई जिसमें इन्होंने विकेट नहीं लिया था। 4 मैचों में इनको गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया। कोलकाता के खिलाफ इन्होंने 6 मैचों में 72 रन बनाए हैं और इसके अलावा इन्होंने 2 विकेट भी चटकाए हैं। आप देख सकते हैं कि रियान पराग हर मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस देते नजर आए हैं, इसलिए रियान पराग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सुनील नरेन की। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इन्होंने आखिरी 5 मैचों में बल्ले से 6, 27, 85, 47 और 2 रनों का स्कोर किया है। इसके अलावा गेंदबाजी में इन्होंने 1, उससे पहले 1, उससे पहले 1, उससे पहले 1 और उससे पहले भी 1 विकेट, यानी कि हर मैच में इन्होंने विकेट जरूर लिया है और जब बैटिंग मिली है तो बैटिंग में भी गजब की परफॉर्मेंस दी है। इसलिए सुनील नरेन भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। केशव महाराज की बात कर लेते हैं तो लंबे समय के बाद इनको टीम में चुना गया था और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मेरा मानना है कि एक मैच की परफॉर्मेंस से किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने का जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता और मेरा मानना है कि अभी इनको और ज्यादा मौके देने की जरूरत है, इसलिए मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहा हूं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो 2 विकेट, उससे पहले लगातार 2 मैचों में विकेटलेस रहे थे, उससे पहले वाले दोनों मैचों में इन्होंने एक विकेट अपने नाम किया था और कोलकाता के खिलाफ इन्होंने अब तक एक मुकाबला भी नहीं खेला है। बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट की तो इन्होंने आखिरी 5 मैचों में 1 विकेट, उससे पहले वाले दोनों मैचों में विकेटलेस थे, उससे पहले 3 और उससे पहले 0 विकेट इन्होंने लिए थे और इन्होंने राजस्थान के इस गेंदबाज ने कोलकाता के खिलाफ 3 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि बोल्ट की परफॉर्मेंस में हमको थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है और कोलकाता की विकेट बहुत फ्लैट रहने वाली है, इसलिए बोल्ट को हम यहां पर दरकिनार कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं। बात करेंगे मिचेल स्टार्क की तो इन्होंने आखिरी 5 मैचों में
3, उससे पहले 0, उससे पहले 2 और उससे पहले वाले दोनों मैचों में 0 और 0 विकेट लिए थे। हालांकि मिचेल स्टार्क ने इससे पहले वाले मैच में जरूर 3 विकेट लिए थे, लेकिन मैं इस खिलाड़ी को टीम से शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है मिचेल स्टार्क इस मुकाबले में आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं या फिर बहुत महंगे हो सकते हैं। अब तक इन्होंने राजस्थान के खिलाफ कोई मुकाबला भी नहीं खेला है। बात करेंगे वरुण चक्रवर्ती और युजवेंद्र चहल की, तो वरुण चक्रवर्ती ने आखिरी 5 मैचों में 1 विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले 3, उससे पहले 0 और उससे पहले 1 विकेट लिया था। यानी आखिरी 5 मैचों में इन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। कई मौकों पर ये विकेट लेस भी रहे हैं और एक मैच को छोड़ दें तो लगातार ये संघर्ष करते नजर आए हैं और इन्होंने राजस्थान के खिलाफ 6 मैचों में सिर्फ 7 विकेट अपने नाम किए हैं। इस खिलाड़ी को हम टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बात करेंगे चहल की, तो इन्होंने आखिरी 5 मैचों में 1, उससे पहले 2, उससे पहले 2, उससे पहले 3 और उससे पहले 2 विकेट लिए थे। अगर आप आखिरी 5 मैचों की बात करें तो इस गेंदबाज ने 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 विकेट लिए हैं। हर मैच में विकेट निकाला है। इसके अलावा बहुत शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं, इसलिए चहल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इनका कोलकाता के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 3 मैचों में 9 विकेट इन्होंने अपने नाम किए हैं। बात करेंगे हर्षित राणा और आवेश खान की, दोनों तेज गेंदबाज वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आखिरी कुछ मैचों में ये थोड़ा फॉर्म से भटकते नजर आए हैं, इसलिए हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं दोनों गेंदबाजों को। राणा की बात करें तो आखिरी 5 मैचों में 0 विकेट, उससे पहले इनको गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था, टीम में नहीं खिलाया गया था। उससे पहले 2, उससे पहले 3 और उससे पहले 1 विकेट लिया था। यानी आखिरी 5 मैचों में 3, 2, 5 और 1, 6 विकेट निकाले थे। राजस्थान के खिलाफ अब तक इनको खेलने का मौका नहीं मिला है। आवेश खान की बात कर लें तो इन्होंने आखिरी 5 मैचों में 1 विकेट, उससे पहले 3, उससे पहले 2 और उससे पहले वाले दोनों मैचों में विकेट लेस थे। यानी आखिरी 5 मैचों में इस गेंदबाज ने 6 विकेट चटकाए हैं। कोलकाता के खिलाफ इन्होंने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला है। तो दोस्तों, हमने पूरे 22 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन खिलाड़ियों को हम टीम से बाहर कर सकते हैं और किन खिलाड़ियों को हम अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हम कोलकाता और राजस्थान के बीच कौन से 11 खिलाड़ी ड्रीम 11 टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ट्रैकर। तो विकेट कीपर के तौर पर हमने 2 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है, संजू सैमसन और फिल सॉल्ट को। बल्लेबाज हमने 3 रखे हैं, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल और सिमरन हेटमायर। ऑलराउंडर्स भी 3 रख सकते हैं, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और रियान पराग। इसके अलावा 3 गेंदबाज, युजवेंद्र चहल, आवेश खान और इसके अलावा वरुण अरोरा। ये खिलाड़ी हम अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाइएगा। अगर आपको लगता है इस टीम में कुछ चेंजेस की जरूरत है तो आप हमको कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 खिलाड़ी जिनको आपको अपनी टीम में जरूर शामिल करना है और इसके अलावा वो 5 खिलाड़ी जिनको आपको टीम में शामिल नहीं करना, यानी कि ड्रॉप कर देना है। सबसे पहले बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की जो आपकी टीम में हर हाल में होने चाहिए। इनके नाम है संजू सैमसन, रियान पराग, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और श्रेयस अय्यर। ये 5 खिलाड़ी आपकी टीम को बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं, इसलिए 5 इंपॉर्टेंट है, 5 को टीम में शामिल कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं 5 बड़े खिलाड़ी जिनको आप टीम से बाहर कर सकते हैं। इनके नाम है वेंकटेश अय्यर, रोहमन पॉवेल, ध्रुव जुरेल, ट्रेंट बोल्ट और मिचेल स्टार्क। ये 5 खिलाड़ी नाम बड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इनको ड्रॉप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन प्रेडिक्शन के बारे में। मेरा जो पहला कॉम्बिनेशन है वो रसेल कैप्टन, नरेन वाइस कैप्टन का है। सेकंड कॉम्बिनेशन रियान पराग कैप्टन, संजू सैमसन वाइस कैप्टन का है। थर्ड कॉम्बिनेशन अय्यर कैप्टन, रसेल वाइस कैप्टन का है और फोर्थ कॉम्बिनेशन सैमसन कैप्टन और रियान पराग वाइस कैप्टन का है। दोस्तों, कोलकाता की विकेट बहुत फ्लैट है, ऐसे में मेरा मानना है कि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा और ऐसे में रसेल, अय्यर, पराग और सैमसन जैसे बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। तो मैंने आपको टीम बता दी है। अगर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडवाइस है, कोई सुझाव है, तो वो भी हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस पर जरूर वर्क करेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है इस मुकाबले को कोलकाता जीत रही है। आपको क्या लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।